नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि इंसान के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, हमने कहीं ना कहीं उन शक्तियों को जागृत करना छोड़ दिया है, जिस वजह से हम रिश्तों में, परिवार में, समाज में कई ऐसे छल हमारे साथ हो जाते हैं। जब बाद में ये प्रश्न आता है हमारे सामने कि क्या आपने पहले इस बात के बारे में या इस व्यक्ति के बारे में सोचा, समझा, परखा नहीं था? जी हाँ, आज हम बात करेंगे परखने की शक्ति पर। परखने की शक्ति हम सबके अंदर होनी चाहिए और मुझे लगता होती भी है। पर क्या होता है कि हम जिस सामाजिक दबाव में रहते हैं, हमें कई तरह के दबाव रहते हैं कि अगर हमने इसे परखा तो कहीं ये बुरा ना मान जाए। हम जैसा कोई व्यक्ति है उसको वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं और कुछ समय के बाद हमें इस बात का अफसोस होता है। तो हमें चाहिए कि हम परखने की शक्ति का इस्तेमाल करें। क्या है परखने की शक्ति, और जब जब हम किसी व्यक्ति को नहीं परखते उसके किस तरह के परिणाम हमारे सामने आते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सविता दीदी ओम शांति। परखने की शक्ति, ऐसा कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को परखा नहीं तो बाद में आपको थोड़ा अफसोस तो होता है। दीदी, हम बाज़ार भी जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो कई बार हम उस चीज़ को परख के देखते हैं, उलट पलट कर देखते हैं, उसका समय देखते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं, तब कहीं जाकर हम वो चीज़ ख़रीदते हैं। लेकिन जहाँ तक मानवीय रिश्तों की बात है, कोई रिश्ता आपके जीवन में आने वाला है, आपने उसको नहीं परखा तो बाद में जाकर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके साथ छल हुआ। किस तरह से हम ये परखने की शक्ति को अपने अंदर जागृत करें और निडरता से इस शक्ति का हम इस्तेमाल करें? परखने की शक्ति मैं समझती हूँ केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, परिस्थितियों के लिए भी। और जैसे कहा कि हम कहीं बाज़ार भी जाते हैं तो भी हम कोई भी चीज़ लेंगे तो बहुत परख करके उसको लेते हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, हम जैसी क्वालिटी चाहते हैं वैसी है कि नहीं। तो हम 10 दुकानें भी घूमेंगे चाहे उसके लिए, लेकिन फिर भी हम क्वालिटी चाहते हैं, जैसी चीज़ हम चाहते हैं उसे परख करके फिर हम वो लेंगे। हम ये भी कहते हैं कि एक छोटा घड़ा भी खरीदने जाते हैं तो उसको 10 बार ठोक के देखते हैं कि ये घड़ा जो है वो पूरा साबुत है या नहीं, या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे ही जीवन में जब व्यक्तियों की बात आती है तो वैराइटीज़ प्रकार के व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं। वो हम सब जानते हैं कि हर एक का स्वभाव अपना अपना होता है, हर एक की सोच अपनी अपनी होती है। तो फिर उनके व्यवहार भी हमारे साथ इसी तरह के होते हैं। तो मानो अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा, हमसे बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रियल में दिल से भी अच्छा है जी। उसके कोई दूसरे मायने भी हो सकते हैं ना। तो ये होता है कि हम उसके वाइब्रेशंस को कितना परख सकते हैं। कई बार हम उसके हाव भाव से, उसकी वाणी से, जो वो बोल रहे हैं हमारे लिए शायद इतना हम उसको न समझ पाएँ, लेकिन वो अपने जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको नहीं छुपा सकते। तो लेकिन ये बहुत सूक्ष्म है। इस तक यहाँ ये परखने के लिए पहले हमारा मन, खुद का मन बहुत स्वच्छ चाहिए। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि साफ पानी में आप तले तक देख सकते हैं ना। अगर गंदा पानी होगा तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन साफ पानी में आप बहुत क्लियर देख सकते हैं कि वो तालाब के नीचे, पॉन्ड के नीचे भी क्या है, मतलब। तो ऐसे ही मेरा मन भी अगर स्वच्छ है तो फिर मैं दूसरों के मन को भी उनके क्या वाइब्रेशंस हैं या क्या उनके भाव हैं उनको भी हम परख पाते हैं। तो मन स्वच्छ कैसे होगा दीदी? हाँ, मन स्वच्छ करने के लिए तो फिर हमें रोज़ अपने मन को पहले टाइम देना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि मन में जो विचार चलते रहते हैं हम ही उनसे अवेयर नहीं होते ना। तो पहले तो मुझे वो अवेयरनेस चाहिए कि मैं कितना नेगेटिव सोचती हूँ, मैं कितना उलझी होती हूँ, मैं कितना वेस्ट में चली जाती हूँ। क्योंकि कोई भी बात को लेकर कईयों को बहुत सोचने की आदत होती है
है ना, छोटी सी बात होगी, बात ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन सोचेंगे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर। और कहीं ना कहीं ये भी डर रहता है कि ये रिश्ता खो ना जाए। हाँ, कई लोग जो है वो पास्ट को भी नहीं भूल पाते हैं, तो पास्ट को लेकर के उलझे रहते हैं। मानो काम में बिजी हैं तो ठीक है, लेकिन जब खाली बैठे तो उनके मन में क्या चल रहा है, पास्ट चल रहा है। अच्छा ये हुआ, इसने ऐसे किया वैसे किया। तो जब मन, खुद का ही मन बिजी है बहुत, तो फिर हमारी कैचिंग पावर बहुत कम हो जाती है, तो फिर हम सामने वाले को परख नहीं सकते। तो यहाँ कई बार देखने में आता है कि हम फिर व्यक्तियों को वो जैसा हमारे से सामने सामने व्यवहार करते हैं वैसा ही हम उनको समझ लेते हैं, उनसे हम दोस्ती कर लेते हैं ना, लेकिन वो हमारे सामने जैसे बहुत अच्छे हैं और फिर पता चलता है कि पीठ पीछे जा कर के वो हमारी बुराई करते हैं, हमारे सारे राज जान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे दोस्ती कर ली तो हम भी उनको अपना समझते हैं, सब कुछ बता देते हैं, हमारे जो भी अप्स एंड डाउन हो रहे हैं या हमारी अपनी कुछ इंटरनल बातें जो किसी को नहीं कहनी चाहिए। कई बार वो इतना हमारे लिए फेथफुल हो जाते हैं कि ये सब भी हम उनके सामने जाहिर करना शुरू कर देते हैं, और फिर इसका फ़ायदा लेकर के वो हमारे को कई बार, जैसे कई लोगों के साथ ब्लैकमेल होना शुरू हो जाता है, हम सुनते हैं जीवन में। तो क्यों ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं? क्योंकि हमने उस व्यक्ति को परखा नहीं, तो उसने उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि हम व्यक्तियों को परखें। मैच्योरिटी जो है वो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे होते भी हैं, दोनों ही बातें हैं। जी जी जी। है ना, हम कहेंगे कि 90% लोग इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं, पर भी जो 10% भी हैं और हम धोखा खा जाएं अपनी ज़िंदगी में, कहीं हमें उनके कारण फिर वो दुखी होते रहना पड़े कि कौन सी घड़ी ऐसी थी जब मैंने इनसे दोस्ती कर ली या मैंने इनको अपना समझ लिया, जो भी, और फिर आज मुझे ऐसे मुश्किल दिन का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको परखें। कई बार, हाँ जी, कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे एक कहावत है कि अति भक्ति चोर के लक्षण। कोई व्यक्ति ज़्यादा आपको अच्छा बन के दिखा रहा है, जैसे हम कहते हैं बहुत चापलूसी करने की आदत होती है कईयों की। मतलब चापलूसी का मतलब यही है कि वो आपकी ऐसी तारीफ करेंगे कि आपको खुश कर देंगे, फिर उनसे अच्छा कोई लगेगा ही नहीं, तो आप हर बात में उनको ही प्रायोरिटी देंगे, पर उनको अपना काम निकालना होता है, इसलिए वो ऐसा कर रहे होते हैं। माना उनके इंटेंशन हम समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जाकर के पता चलता है अरे इनका काम निकल गया, तो अब तो ये हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं, अब तो इनके लिए हम कुछ हैं ही नहीं जैसे। तो हाँ। एक हम ठगा हुआ सा महसूस करते अपने आप को कि अच्छा हमने ऐसा समझ लिया। तो ये भी परखने की शक्ति की कमी है कि हमने उस व्यक्ति को ठीक से परखा नहीं। और आज तो ये भी हो रहा है समाज में कि हम किसी को जब ये दिखाना चाहते हैं कि आप मेरे अपने हो और बहुत करीबी हो, तो हम कुछ इतनी ज़्यादा मतलब पर्सनल बातें भी हम दूसरों से शेयर कर लेते हैं, जिसके परिणाम बड़े घातक होते हैं बाद में जाकर, जैसा कि आपने कहा अभी। तो नहीं, हमें एक तो ये हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति, जो भी, भले ही हम उनको अपना फ्रेंड समझते हैं, अपना समझते हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि जैसे बच्चे कई बार इवन अपने माता पिता को भी अपनी बहुत पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करते हैं, है ना, तो वो समझते हैं कि ये बातें तो शेयर करने जैसी नहीं हैं। तो कुछ बातें जो हमारी ज़िंदगी की हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि हाँ अगर करनी है तो हम भगवान से कर सकते हैं, क्योंकि उसके जैसा फेथफुल तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी व्यक्ति से हम ना ही करें तो अच्छा है, उसमें ही हमारी सेफ्टी होती है। पर बड़ा मुश्किल है दीदी ऐसे, क्योंकि मन में कोई बात है ना, अभी हम जिस माहौल में रह रहे हैं, अगर वो मन में आई बात और अगर वो बात हम पे दबाव बनाए हुए है, तो जब तक हम वो बात किसी से कह नहीं लेते तब तक हमें अच्छा ही नहीं लगता। या तो ये हमारा स्वभाव हो गया है। मान लीजिए कोई ऐसी गलती आपसे हो गई है, ठीक है, जो आपको दिन भर अंदर से कचोट रही है, माता पिता से भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि माता पिता ने तो पहले ही आपको आगाह किया था कि आपको ये गलती नहीं करनी है। अब चूंकि आपसे वो गलती हो चुकी है और आपको वो बात किसी को बतानी भी है, अब वहाँ परखने की बहुत ज़रूरत है कि मैं अपनी ये बात जो बहुत ज़्यादा पर्सनल है और जिससे आपको बदनामी का भी डर है, तो किसको ये बात शेयर करनी है। तो वहाँ ये मुझे लगता है कि बहुत सोचने और समझने का विषय हो जाता है। हाँ, अगर ऐसी कोई बात है मतलब जो हमें लगता है कि किसी से भी हम शेयर करेंगे तो उसमें हमारी ही बदनामी जैसे कहा, या
तो जैसे मैंने कहा कि भगवान से हम कर सकते हैं, तो कई बार चलो वो कनेक्शन नहीं है हमारा, क्योंकि भगवान के साथ भी तो हमारा वो कनेक्शन हम फील करें, उसे भी तो अपना मतलब हमारा जो संबंध है, हाँ, जो संबंध है वो संबंध मैंने उनसे जोड़ा है, तो हम वो उस तरह से उनसे बात कर सकते हैं। तो हम लिख भी सकते हैं। एक्सप्रेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ना, कि अगर हमने एक्सप्रेस कर दिया अपनी फीलिंग्स को किसी भी तरह से, मानो हम किसी को कह नहीं पा रहे हैं, अगर कोई आपके जीवन में बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, अब वो तो हम खुद ही जानते हैं, खुद ही परख सकते हैं। अगर हम इतना विश्वास कर सकते हैं तो ज़रूर आप उसको कह दीजिए। पर अगर नहीं कर सकते, है ना, वो दोस्त भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकते हैं, जो भी, मतलब अगर हैं, अगर इतना आपको लगता है, क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं उनको हम इतना तो जानते हैं, इतनी तो उनके प्रति ये परख हो जाती है कि ये कहाँ तक मतलब हमारे को सहयोग देंगे जी। तो अगर हमें लगता है कि ये करेंगे तो ठीक है, आप बोल सकते हैं उनको। पर अगर लगता है कि नहीं, सेफ नहीं है, तो देन आप उसको लिख डालिए। जो भी आपके मन में आ रहा है उसको लिखते हैं, और लिख के या तो आप फाड़ के फेंकना है तो फाड़ के भी फेंक सकते हैं, जैसे कि आपने वो ईश्वर को समर्पित कर दिया, आपकी जो भी वो कमी है या जो भी ऐसी कोई बात है आपने भगवान को दे दिया। और फिर हम किसी ना किसी को तो मानते ही हैं, है ना, तो जिसको भी हम मानते हैं, जिस भी भगवान की हम पूजा करते हैं, तो आप ज़रूर चाहे मंदिर में जाते हैं, चाहे अपने घर में आपने कोई ऐसा बनाया हुआ है, तो आप ज़रूर वो भगवान के सामने फिर एक बार आपने लिख के एक्सप्रेस कर दिया, फिर एक बार उनके सामने, तो एक वो ऑथेंटिक लगता है फिर हमको। अच्छा, कि हाँ, मैंने ये जो किया ये बिल्कुल सही है। और आगे के लिए भी फिर हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने अपने मन को क्लीन कर लिया ना, तो फिर हमारे अंदर वो पावर आती है कि हाँ, अब नेक्स्ट टाइम फिर से ये चीज़ मेरे द्वारा मेरे से नहीं होगी। तो वो एक शक्ति को उसको फील करना अपने आप के अंदर, तो वो जब हम भगवान से जुड़ते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है जी, तो जब हम उससे जुड़ते हैं तभी वो हमें फील होती है। वहाँ तो यदि हम मेडिटेशन सीखते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये सबसे बेस्ट वे है कि हम अपने माइंड को क्लीन कर पाएँ, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन करने की जो पावर हमें आती है, दूसरों को परखने वाली जैसे हम बात कर रहे हैं, उसके पहले हमें खुद को भी तो परखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारे ही थॉट्स कहाँ जा रहे हैं हमको ही नहीं पता होता है। तो मेरे कौन से विचार सही हैं, मेरे कौन से बोल सही हैं, मेरे कौन से कर्म सही हैं, क्योंकि सही गलत की डेफिनेशन ही हमारी अलग अलग होती है, क्योंकि हम सबके बिलीफ सिस्टम अलग अलग हैं। जो हम दूसरों के लिए गलत समझते हैं, अपने लिए राइट समझ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी जी। तो फिर हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो वो अंदर की फीलिंग हमें पता चलता है अंदर से कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या। इसलिए हम कहते हैं हर इंसान की आत्मा बोलती है। आत्मा बोलती है माना वो विवेक से हमें ये समझ होती है कि सही क्या है, गलत क्या है। जी जी जी। लेकिन वो पावर नहीं है कि हम सही पर टिक सकें। तो इसके कारण जो है फिर हम गलत दिशा में चले जाते हैं। ये स्थितियाँ जो पैदा होती हैं फिर इसके कारण होती हैं। और ये भी होता है कि कई बार अगर आपने भगवान को बता दिया आपने कि मैं ये फैसला लेने जा रहा हूँ या जो भी कुछ है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी रहता है कि अब आपने भगवान को बता दिया, तो अब जो भी रिश्ते की जो भी डिमांड होंगी वो हम ये सोचेंगे कि भगवान का भी आदेश है ऐसा। तो मुझे लगता है हम उसका फिर बर्डन नहीं लेंगे, हम उसको भगवान का आदेश समझकर स्वीकार करते चले जाएंगे। अच्छा, ये तो एक जनरल बात हुई। अब जैसे कि ये कार्यक्रम हम माताओं बहनों के लिए बना रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपका जीवन साथी जब चुनने का जब वक्त आता है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा फैसला होता है दोनों के लिए ही, चाहे वो बहनें हैं चाहे मतलब भाई हैं, कोई भी जब ये फैसला लेते हैं तो ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला होता है। तो यहाँ ज़्यादातर जब समाज में देखा जाता है कि दोनों ही तरफ से बड़ी ज़्यादा औपचारिकता, क्योंकि हम फिल्में देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो हम इतने चतुर हो गए हैं, हमें पता है कि सामने वाला हमारे अंदर कौन सी खूबियाँ देखना चाहता है,
कुछ समय के लिए वो खूबियाँ हम अपने अंदर उनको दिखाते हैं, क्योंकि सामने वाला तो वही देखना चाहता था, तो उसको लगेगा हाँ यही मेरे लिए परफेक्ट मैच है। और फिर जब शादी हो जाती है और हम थोड़ी दूर चलते हैं, फिर धीरे धीरे जो असली एक जो हकीकत होती है वो हमारे सामने आनी शुरू होती है, और फिर हम अपने आप को एक छलावा महसूस करते हैं। वहाँ कौन सी वो बातें हैं, वो कौन से बिंदु हैं जब हम जीवन साथी का चुनाव कर रहे हों तो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए? इसीलिए लोग आजकल इस बात की परमिशन देते हैं कि जो लड़का और लड़की हैं वो साथ में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जब वो थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं तो उनके बोलचाल हाव भाव से वो समझ सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा समय के लिए कोई प्रिटेंड कर ले, पर लंबे समय तक तो नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई थोड़ा सा सामने आने लग जाती है। हाँ। तो इसीलिए समझो एक शादी, सगाई और शादी के बीच में एक जो गैप होता है उसका कारण यही होता है कि उस पीरियड में वो एक दो से अच्छी तरह से परिचित हो जाएं और एक दो के स्वभाव को वो समझ लें ना। वैसे तो हमारे यहाँ तो ज्योतिष की भी परंपरा है, तो वो कुंडली मिलाएंगे ना शादी के पहले कि इनके गुण मिलते हैं, कितने गुण मिलते हैं या ग्रह मिलते हैं तो माना ये शादी सफल होगी। इस तरह की जो परंपराएं हैं तो वो एक अलग पक्ष है। हाँ जी। लेकिन उसके साथ साथ क्या सचमुच हम जब साथ में हैं तो क्या हमारे वो स्वभाव या हमारे विचार ना, जैसे कहा थोड़े समय के लिए हम मिला सकते हैं किसी के साथ नहीं ना, लेकिन लंबे समय में अगर आप थोड़ा समय ज़्यादा वक्त बिताते हैं तो तुरंत पता चलने लग जाता है। तो उससे हम परख सकते हैं कि भविष्य में इनके साथ अगर हम एडजस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर, क्योंकि हर इंसान मेरे जैसा तो नहीं होगा जैसे मैं चाहूँगी। नहीं तो फिर ज़िंदगी भर रिश्ते ही ढूंढते रहते हैं और पता चलता है उम्र निकल गई और शादी ही नहीं हुई। हाँ। क्योंकि जैसा मैं सोचती हूँ मेरा आइडियल मैच होना चाहिए वैसा मैच तो मिलेगा ही नहीं, मिलता ही नहीं। हाँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति परफेक्ट हो इम्पॉसिबल, ये तो संभव नहीं है। हाँ। तो फिर हमें ये देखना है कि कहाँ तक हम इनके साथ एडजस्ट हो सकते हैं या कैसे हम एडजस्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें अगर हमें दिखाई भी देती हैं, अगर समझ में भी आती हैं, तो इस तरह से हम परख के उसमें रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी। कई बार ऐसे भी होते हैं कि दीदी अब हमारी शादी हो गई, ठीक है, तो अभी तक तो कुछ समय तो आपको पता है कि ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद जब हमें लगता है कि नहीं ये मेरा फैसला गलत है, फिर हम एक दूसरे के अंदर कमियां ढूंढनी शुरू करते हैं और फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने एक डायरी मेंटेन कर ली है। तुमने कल ये गलती की थी, फिर दोपहर में भी, फिर शाम में भी, तुम तो गलतियां ही करते चले जा रहे हो। मैं कितना मतलब अपने को समेटूंगी या कितना सहन करूंगी। वहाँ भी अब चूंकि आप इस रिश्ते में आ गए हैं और आपने नहीं परखा समय पे, तो अब जैसे कुछ तो आपने बताया कि सहन करना पड़ेगा, परफेक्ट मैच तो नहीं होता, फिर भी उस रिश्ते में थोड़ा ठहराव बना रहे, हम समझें कि चलिए ठीक है अब हम इस रिश्ते में आ गए हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए? गुण देखे ना, मतलब कमियां हैं इंसान में पर गुण भी हैं जी। ऐसे एक केस था, अभी इस शादी को 2 ही साल हुए और डाइवोर्स की नौबत थी। तो वो बहन ने बात किया, मतलब हमसे बात किया, तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे हैं और मैं नहीं रहना चाहती क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं इतनी गंदगी है उनके अंदर। माना उसकी जो प्रॉब्लम थी कि वो बहुत साफ सफाई वाली थी, और जो हस्बैंड हैं वो तो जो जब आएंगे सारी चीज़ें इधर उधर फेंक देंगे और समेटने का तो नाम ही नहीं, कमरा जैसे कचरा बना हुआ है इस तरह से। तो वो भले ही समेट के रखती थी लेकिन फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद फिर वैसा का वैसा कचरा हो गया। तो मतलब उसको लगता था कि इनके साथ मेरी नहीं नभ सकती। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ये कमी है उनके अंदर पर कुछ अच्छी बात भी होगी। तो उसने कहा हाँ ऐसे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, और कभी जैसे वो भी काम करती थी तो उसने कहा जब मैं आती हूँ और मैं समझो उनसे देरी से आई और वो मेरे से पहले आ गए तो फिर मेरे लिए वो कॉफ़ी बनाते हैं, है ना। उनको लगता है मैं थकी हुई आई हूँ तो मतलब कॉफ़ी बना के देंगे, और कुछ भी अगर जरा भी मुझे कुछ हुआ तो बहुत जैसे मेरे पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे ये तो है उनके अंदर। तो मैंने कहा कि
कभी भी आप कचरा देखते हो ना तो आप ये याद करो कि वो मेरे को कॉफ़ी बना के पिलाते हैं, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, आप कचरा मत देखो। कितनी सुंदर बात है ये। अगर हमने उसके गुण देखने शुरू किए, कमी को ज़्यादा हम कमी को फोकस करते हैं, हम कहते हैं इंसान के अंदर 36 गुण होंगे ना, वो नहीं देखेंगे, एक कमी होगी बस उसी को ही हम देखते रहते हैं। नजरिया ऐसा बन गया ना। तो इसीलिए अगर हमने उसका एक गुण, चलो 36 अवगुण है हम कहेंगे, पर अगर एक भी गुण उस इंसान के अंदर है तो उस गुण को हम देखें, तो गुण को हम देखेंगे तो अब ये नौबत आएगी ही नहीं। तो धीरे धीरे जो है हम एक दो के प्रति, जैसे एक हम कहते हैं आपसी समझ हमारी बहुत मजबूत होगी, तो रिश्ता भी मजबूत होगा। बहुत सुंदर बात दीदी, ये जो गुण देखने वाली आपने बात बताई ना, ये बहुत ही सुंदर बात है कि हम अच्छाइयाँ देखें, क्योंकि अब आप इस रिश्ते में हैं, वास्तविकता ये है। थैंक यू दीदी, इतनी सुंदर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो दोस्तों, हमने बात की परखने की शक्ति पर। चाहिए तो हमें ये कि जब हम किसी रिश्ते में बंधने जा रहे हैं तो हम उस रिश्ते को अच्छी तरह से परखें, सामाजिक दबाव में ना आएँ। और अगर अब आप इस रिश्ते में बंध गए हैं तो जैसा कि दीदी ने बताया कि फिर आप उन गलतियों को ना देखें, उन कमियों को ना देखें, अच्छाइयाँ देखें, गुण देखें, क्योंकि कमियां तो सब में होती हैं, हम में भी कोई ना कोई कमी होती है। तो जब हम रिश्ते को इस नज़रिए से देखेंगे तो मुझे लगता है कि हालात ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।